नमस्कार विद्यार्थियों, संस्कृत व्याकरण के वीडियो लेसन्स की श्रृंखला में आज की कड़ी है प्रत्यय। प्रत्यय कहते किसे हैं? किसी भी धातु के अथवा शब्द के बाद में पश्चात में जुड़ने वाले छोटे छोटे शब्दांश जो उसमें जुड़ करके उसके अर्थ में कुछ न कुछ परिवर्तन कर दें, वे कहलाते हैं प्रत्यय। अंग्रेजी में आप इन्हें कहते हैं सफिक्स, और ये हमेशा शब्द के या धातु के पश्चात परे जुड़ेंगे। जो पहले जुड़ते हैं उन्हें कहते हैं उपसर्ग, प्रीफिक्स। उसके बाद धातु आ गया, मूल शब्द आ गया, और उसके बाद जो जुड़ते हैं वो कहलाते हैं सफिक्स या प्रत्यय। प्रत्यय का अगर पूरा विस्तार 3 खंडों में बांटा जाए तो वो है कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। कृत प्रत्यय वे हैं जो धातुओं से जुड़ते हैं, रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब से जुड़ते हैं। तद्धित प्रत्यय वो हैं जो संज्ञाओं से, शब्दों से जुड़ते हैं। जो आपने सुना होगा शब्द बुद्धिमान, बुद्धि शब्द से मतु प्रत्यय किया तो बन गया बुद्धिमान। समाज से ठक प्रत्यय किया तो बन गया सामाजिक। दिन से दैनिक इत्यादि। स्त्री प्रत्यय वो हैं जो पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में बदलने का काम करते हैं। आपने अज शब्द से बनाया टाप प्रत्यय करके अजा, अज यानी बकरा, अजा यानी बकरी। बालक बालिका, सेवक सेविका, नद नदी, मनोरम मनोरमा। इस तरीके से जो आपके पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में कन्वर्ट करने वाले प्रत्यय हैं वो आते हैं कैटेगरी में स्त्री प्रत्यय की। अब इन 3 कैटेगरीज में से जो आपको करने हैं वो है केवल कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय में आज के इस सेशन में हम केवल 3 प्रत्ययों को डील करेंगे। पहला है क्त्वा प्रत्यय, दूसरा है ल्यप प्रत्यय और तीसरा है तुमन प्रत्यय। अपनी पिछली कक्षाओं में आपने ये तीनों नाम जाने हैं, आपके लिए बिल्कुल अजनबी नहीं है। आपने इनके बारे में कुछ जानकारी हासिल की है, लेकिन वो सुपरफिशियल थी। आज हम इसको इन ऑल डिटेल, इन टोटल डिटेल इनको जानेंगे। शुरुआत करते हैं प्रत्यय क्त्वा। ये जो क्त्वा प्रत्यय है अपने आप में इसका शब्द का कोई तात्पर्य नहीं है। आप इसको ज्यों का त्यों अगर वाक्य में इस्तेमाल करेंगे तो कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं करेगा। इसके सारे रूल्स को समझ लेते हैं और उसके बाद धातु से जुड़ करके त्वा प्रत्यय से जो वर्ड बना फाइनली, वो जब आपका वाक्य में प्रयोग आएगा तो सार्थकता देगा। क्या क्या रूल्स है? पहला रूल कहता है कृत प्रत्यय है यानी कि धातुओं से जुड़ेगा। इट विल बी एडेड ओनली टू रूट्स, नॉट वर्ड्स। सेकेंड पॉइंट कहता है कि जब जुड़ेगा तो इसका क्या प्रयोजन क्या है? व्हाई डू यू नीड टू ऐड इट? सो द आंसर इज करके मीनिंग देगा। बच्चा दूध पी करके खेलता है, खेल करके होमवर्क करता है, होमवर्क करके टीवी देखता है, टीवी देख करके भोजन करता है, भोजन करके सोता है, सो करके उठता है, उठ करके नहाता है। ये जितने भी आपके अलग अलग क्रियाओं के रूप करके के साथ आए वो सारी क्रियाएं क्त्वा प्रत्यय के साथ जुड़ करके एक सार्थक नया पद बनाने के लिए समर्थ हैं। अब अगला पॉइंट, इस प्रत्यय में से ये हिस्सा लुप्त हो जाएगा, आधा त एंड वा, त्वा शेष बचेगा। शेष बचेगा यानी कि धातु में जाकर के त्वा जुड़ेगा, आधा क हट जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, प्रत्यय से बना हुआ जो भी वर्ड है वो आपका फाइनली इनडिक्लाइनेबल बन जाएगा, अव्यय बन जाएगा। अव्यय यानी कि अब उसके रूप नहीं चलेंगे। एंड दैट्स अ बिग कन्वीनियंस। बहुत बड़ी सुविधा है कि अब आपको न उसका स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग ध्यान रखना है, न आपको उसकी विभक्तियों में रूप चलाने हैं। कहीं उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। पठ विल बिकम पठित्वा एंड स्टे एज पठित्वा फॉरएवर। गम विल बिकम गत्वा, भू विल बिकम भूत्वा, क्रीड विल बिकम क्रीडित्वा, एंड दीज वर्ड्स आर नॉट चेंजिंग, दे आर नॉट बिहेविंग एज इनडिक्लाइनेबल। नेक्स्ट पॉइंट जो समझने का है, बहुत ध्यान देने का है, वो है वाक्य में 2 क्रियाओं का होना अनिवार्य है, कंपलसरी है। सोच के देखिए,
बच्चा खेल करके, कैन यू पुट अ पूर्ण विराम हियर? नॉट एट ऑल. यू नीड वन मोर एक्शन टू टेक प्लेस टू कंप्लीट योर सेंटेंस. बच्चा खेल करके आता है. बालकः क्रीडित्वा आगच्छति. बच्चा आता है, आगच्छति, वंडरफुली फाइन. बालकः क्रीडति, बच्चा खेलता है, अगेन वंडरफुली फाइन. बट इफ आई नीड टू से बच्चा खेल करके आता है, सो आई बी यूजिंग खेल करके, वन वर्ब फॉर्म, आता है सेकेंड वर्ब फॉर्म, एंड आई नीड टू वर्ब फॉर्म्स, टू रूट्स इन द सेंटेंस कंपल्सरीली. वाक्य में दो क्रियाएं होना अनिवार्य है. केवल एक क्रिया के होने से आपका वाक्य या तो अपूर्ण रह जाएगा और या तो प्रत्यय का प्रयोग ही नहीं कर पाएगा. बच्चा खेलता है, वाक्य पूरा है लेकिन प्रत्यय नहीं लग रहा. बच्चा खेल करके, प्रत्यय लग गया लेकिन वाक्य की पूर्ति नहीं हुई है, क्योंकि अभी एक और क्रिया की अपेक्षा रह जाती है. यानी कि एक चीज और इससे साइड बाय साइड से तो होती है कि त्वा प्रत्यय के साथ आपके वाक्य को कभी आप पूर्ण विराम नहीं लगा सकते. त्वा इज नॉट capable of ending your sentence. You need something else, some more action to be done, and then only you get the sentence complete. Next point. जो दो क्रियाएं हैं उनमें से जो पहले हो रही है, the action taking place prior is to be added with the suffix त्वा. जो क्रिया पहले हो रही है उसमें आप प्रत्यय लगाएंगे त्वा. बच्चा खेल करके आता है, खेलने का काम पहले हो रहा है तो आप कहेंगे बालकः क्रीडित्वा आगच्छति. अगर मेरा आने का काम पहले हो रहा है या जाने का काम पहले हो रहा है तो मैं उसमें गम धातु में त्वा प्रत्यय लगाऊंगी और फिर अगली क्रिया से सेंटेंस को पूरा करूंगी. बालकः गत्वा क्रीडति, बच्चा जाकर के खेलता है. So whichever action is taking place prior is to be added with the suffix. पूर्ववर्ती क्रिया से आप प्रत्यय को जोड़ेंगे. नेक्स्ट पॉइंट. दोनों क्रियाओं का कर्ता यानी डूअर ऑफ द एक्शन, दोनों क्रियाओं को करने वाला व्यक्ति एक ही होना चाहिए. यू कांट हैव टू सेपरेट सब्जेक्ट्स फॉर टू डिफरेंट वर्ब फॉर्म्स. बच्चा खेल करके पिताजी आते हैं, नॉनसेंस. श्याम खेल करके मोहन आता है, नॉनसेंस. खेलना and आना both are supposed to be connected with one single subject. It can be Ram, Shyam, Sohan, Mohan, whatever, but it has to be one single, right? So दोनों क्रियाओं का कर्ता यानी doer of the action has to be one single person. And our last point, त्वा प्रत्यय का एक कंपल्सरी पॉइंट है, कंपल्सरी नियम है. धातु से पूर्व उपसर्ग का न होना, अभाव यानी न होना. धातु से पूर्व आपके रूट फॉर्म से पहले किसी प्रीफिक्स का न होना जरूरी है. अगर प्रीफिक्स होगा, अगर उपसर्ग होगा तो वहां दूसरा प्रत्यय लगेगा, उसकी अभी हम आगे चर्चा करेंगे. यहां आप त्वा की बात कर रहे हैं, उपसर्ग का न होना कंपल्सरी है, अनिवार्य है. बिना उपसर्ग वाली धातु में आप प्रत्यय लगाएंगे. कुछ एक एग्जाम्पल्स देखिए. गत्वा, क्रीडित्वा, भूत्वा, पालयित्वा, कथयित्वा, गणयित्वा. Now why I am putting all these examples here, you are going to see enough of examples in your PDF, but why I need to put them here is I need to point out something. Gatva, Kriditva, Bhutva, there is no ya coming in between, but Parayitva, Kathayitva, Ganayitva, I get to see one ya coming, right? So why this difference here in this spelling? ये जो धातुएं हैं इनका रूप चला के देखिए, सीधा सीधा लट लकार का. पालयति पालयतः पालयन्ति, कथयति कथयतः कथयन्ति, गणयति गणयतः गणयन्ति. What does it show now? गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, क्रीडति क्रीडतः क्रीडन्ति, भवति भवतः भवन्ति. No ya coming here, but ya coming here definitely in the usage of, in the conjugation of पाल धातु, कथ धातु, गण धातु. So ऐसी जितनी भी धातुएं हैं जिनका लकार बनाते समय यह बीच में प्रयोग होता है,
उन सब धातुओं का प्रत्यय निर्माण करते समय, प्रत्यय युक्त पद निर्माण करते समय बीच में य का आना आवश्यक है। आपको पीडीएफ फाइल में जब एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे तो ये शंका जो भी बच्चे प्रबुद्ध हैं, इंटेलिजेंट हैं, ब्रिलियंट हैं, उनके दिमाग में तुरंत खड़ी होगी कि why few of the spellings are having य and why majority are not having य। So that is the remedy, that is the answer for this query कि आपका अगर वो धातु य लेकर के लकार चलाता है तो उसका प्रत्यय भी य लेके बनेगा, अन्यथा अगर वो बिना य के है तो उसका प्रत्ययकार पद भी बिना य के बनेगा। अगले प्रत्यय पे आते हैं, ल्यप प्रत्यय। ल्यप प्रत्यय में त्वा से केवल मात्र एक भिन्नता है, रिमेनिंग सारे रूल्स रेगुलेशंस बिल्कुल वही हैं, हूबहू वही हैं। कृत प्रत्यय है, धातुओं से जुड़ेगा, करके अर्थ देगा, आपका अंग्रेजी का जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वही अर्थ देगा। करके बच्चा दूध पी करके खेलता है, आ करके पढ़ता है, एंड सो ऑन। यह शेष बचेगा, ल्यप में से आधा ल गायब हो गया, आधा प गायब हो गया, बीच का ये आपका य शेष बचेगा जो जाकर धातु में जुड़ेगा। वाक्य में दो क्रियाएं होना अनिवार्य है। अगेन द सेम कंडीशन, two action words, two verb forms are supposed to be there in the sentence, otherwise either you cannot add the pratyay or you cannot complete the sentence। जो पहले वाली क्रिया है उसमें प्रत्यय लगेगा। बालकः गृहम् आगत्य भोजनम करोति, घर आकर के भोजन करता है। घर आना पहली क्रिया और भोजन करना दूसरी क्रिया, उसमें से आने का काम पहले हुआ तो पूर्ववर्ती क्रिया में आपने आगत्य आगम्य लगा दिया। दोनों क्रियाएं करने वाला व्यक्ति कर्ता एक ही होना चाहिए। बालकः गृहम् आगत्य भोजनम करोति, बच्चा घर आकर के भोजन करता है। बच्चा घर आकर के उसका भाई भोजन करता है, उसकी माँ भोजन करती है, नहीं चलेगा। पद अव्यय के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा एंड नाउ यू डोंट नीड टू कॉन्जुगेट इन वेरियस फॉर्म्स, वेरियस जेंडर्स, वेरियस रूप, नथिंग डूइंग, इट्स गोइंग टू बी इनडिक्लाइनेबल, अ बिग कंफर्ट। ये जो पॉइंट है आपका, ये वाला पॉइंट है जो डिस्क्रिमिनेटिंग फैक्टर है त्वा प्रत्यय के अपेक्षा, उपसर्ग का होना अनिवार्य है। इफ यू डू नॉट हैव अ प्रीफिक्स यू जस्ट कैन नॉट ऐड ल्यप प्रत्यय टू एनी रूट एट ऑल। उपसर्ग होना कंपलसरी है। उपसर्ग न होने की दशा में आपने पीछे अभी पढ़ा, त्वा प्रत्यय वो जुड़ जाएगा और वही अर्थ देगा करके, और इसी करके अर्थ के लिए आप अगर उपसर्ग है तो ल्यप प्रत्यय जोड़ेंगे, नहीं है तो त्वा प्रत्यय जोड़ेंगे। लास्ट पॉइंट देखिए, उपसर्ग होने की दशा में यानी ल्यप प्रत्यय जुड़ने की दशा में आप पाएंगे कि जो दो वर्ड्स बने हैं उनका अर्थ कुछ डिफरेंट है। नमूना देखिए, गम प्लस त्वा गत्वा सिंपल जा करके, आगम ल्यप, आगत्य या आगम्य दो स्पेलिंग बनेंगी। आगत्य या आगम्य का मतलब आकर के, अनुगम्य अनुगत्य या अनुगम्य का मतलब पीछे पीछे जा करके, उपगम्य या उपगत्य, आई एम यूजिंग गम धातु थ्रू आउट, केवल उपसर्ग बदलता जा रहा है। आना ऑपोजिट क्रिएट हो गया, अनु पीछे पीछे जाना, उपगम्य पास में जा करके, उपगत्य उपगम्य पास में जा करके, निर्गम्य निकल करके, निर प्लस गम प्लस ल्यप, निकल करके। ये आना, पीछे जाना, पास में जाना, निकल जाना, ये सारे डिफरेंस इन द मीनिंग कहां से आ रहे हैं? केवल मात्र उपसर्ग से आ रहे हैं। यही बात कहता है लास्ट पॉइंट, त्वा प्रत्यय से बने हुए वर्ड का और ल्यप प्रत्यय से बने हुए वर्ड का मीनिंग इनवेरिएबली अलग अलग होता है, प्रायः अलग अलग होता है। We cannot say that it happens 100% times. I have given two examples here. दा प्लस त्वा दत्वा दे करके, प्र प्लस दा प्लस ल्यप प्रदाय अगेन दे करके। This pra upsarg is nothing to do in the change of the meaning. It is only there to maybe beautify the word. That's all. प्र उपसर्ग से यहाँ अर्थ में कोई भेद नहीं आ रहा, केवल शब्द का स्पेलिंग बदल रहा है, शब्द का सौंदर्य बदल रहा है, शब्द की संरचना बदल रही है, केवल मात्र। सेम वे आप धातु त्वा प्रत्यय, आप त्वा पा करके, अचीव करके,
प्राप्य, प्राप्य अगेन अचीव करके. Similar meaning, in spite of being upsarg there and upsarg not being there, in both the conditions the meaning is not changing. So we can't set a rule that upsarg is going to bring a change 100% times. It may not happen some of the time, but you can say 95% times the meaning is changing. That is all for yap pratyay, and we go for next pratyay, that is tumun. तीसरे प्रत्यय तुमुन की बात करते हैं. तुमुन प्रत्यय अगेन फर्स्ट कंडीशन इज सेम, कृत प्रत्यय है यानी धातुओं से जुड़ेगा. नेक्स्ट पॉइंट कहता है के लिए मीनिंग देगा. अब के लिए जरा रिकॉल करिएगा कारकों को और आप याद करेंगे, याद पाएंगे कि चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक का जो तात्पर्य है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, तो ये जो संप्रदान कारक का अर्थ है, यही तात्पर्य, यही अभिप्राय, यही प्रयोजन तुमुन प्रत्यय का भी है. एग्जाम्पल देखिए, चतुर्थी विभक्ति में मैंने लिखा पठनाय, बालकः छात्रः पठनाय आगच्छति, और बिल्कुल इसी अर्थ के लिए चतुर्थी को हटा करके मैं पठ धातु में तुमुन लगा सकती हूं और मेरा दूसरा वर्ड बन जाएगा पठितुम. छात्रः पठितुम आगच्छति, बिल्कुल वही अर्थ दे रहा है, लेकिन आप कहेंगे कि जब पठनाय मेरे पास था एक वर्ड उसके लिए, सो व्हाई डिड आई यूज द सफिक्स एट ऑल, मैं एक नई कॉम्प्लिकेशन में क्यों घुसूं. तो उसका समाधान ये है कि पठनाय आपको पहले पठ धातु से एक प्रत्यय लगाकर पठन भाववाची संज्ञा बनानी पड़ेगी, फिर उसका नपुंसक लिंग में रूप चलाना पड़ेगा, चतुर्थी के एक वचन में आना पड़ेगा, तब आप जाके पठनाय बनाएंगे. पठ धातु से तुमुन प्रत्यय करिए, कहीं कोई रूप नहीं चलाना, स्ट्रेट अवे पठितुम विल सॉल्व योर प्रॉब्लम एंड यू डोंट नीड टू रिमेंबर कि इसका कोई रूप भी चलता है. सो दिस इज डेफिनेटली इजियर वे. चतुर्थी का मीनिंग देने के लिए, संप्रदान कारक का मीनिंग देने के लिए धातु से जब आपको वो अर्थ निकालना हो तो आप तुमुन प्रत्यय की शरण में जाएंगे. अदरवाइज चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक संज्ञाओं में, सर्वनामों में, विशेषणों में पाया जाता है, धातुओं में तो नहीं होता. धातुओं में तो आपको लकार में रूप चलाने होते हैं. और अगर मुझे वो कारक का, संज्ञा का, सर्वनाम का वो वाला मीनिंग चाहिए, के लिए वाला मीनिंग धातु के साथ चाहिए, जाने के लिए, खाने के लिए, पढ़ने के लिए, सोने के लिए, खेलने के लिए, उठने के लिए, बैठने के लिए, तो मुझे तुमुन प्रत्यय का सहारा लेना होगा. तुम शेष बचता है, त छोटा उ म हलंत उन गायब हो जाएगा और तुम शेष बचेगा. हर एक रूट में, हर एक धातु में जाकर के आप तुम को जोड़ेंगे. नेक्स्ट 3 पॉइंट्स आर अगेन सेम, 4 पॉइंट्स रादर अगेन सेम एज यू सॉ इन लास्ट 2 प्रत्यय. वाक्य में 2 क्रियाएं होना जरूरी है. बच्चा पढ़ने के लिए जाता है, पढ़ने के लिए पहला काम जाता है, दूसरा काम. और अगर 2 काम होते हुए नहीं है तो वाक्य या तो आपका अधूरा रह जाएगा और या तो आपका प्रत्यय का प्रयोग ही नहीं बन पाएगा. बच्चा जाता है परफेक्ट सेंटेंस, नो प्रॉब्लम, लेकिन इसमें प्रत्यय नहीं है. बच्चा पढ़ने के लिए प्रत्यय का प्रयोग हो गया है लेकिन वाक्य पूरा नहीं हुआ है. यू कांट पुट अ पूर्ण विराम देयर. सो इफ यू नीड अ फुल सेंटेंस एंड द तुमुन प्रत्यय आल्सो यूज्ड, यू नीड टू हैव 2 वर्ब फॉर्म्स. बराबर. अगला पॉइंट, पहली क्रिया में प्रत्यय लगेगा. पढ़ने के लिए जाता है. आप कहेंगे कि बच्चा तो पहले स्कूल गया था, बाद में पढ़ाई की ना वहां पे, तो उसका समाधान क्या है कि बच्चे के हृदय में पहले पढ़ने का भाव आया, ओनली देन ही मेड एन अटेम्प्ट टू गो टू द स्कूल. अदरवाइज पिकनिक बनाने तो नहीं गया था स्कूल, जाके गलती से बैठ गया पढ़ने वहां पे. नॉट एट ऑल लाइक दिस. सो पढ़ने का भाव पहले आया, वो मन में इच्छा आई, तब आपने उस दिशा में काम शुरू किया. इसलिए पढ़ने के लिए ये काम पहले हुआ, जाने का काम बाद में हुआ. बच्चा खेलने के लिए बैट उठाता है, पढ़ने के लिए जाता है, खाने के लिए बैठता है, एंड सो ऑन. दोनों क्रियाओं को करने वाला कर्ता एक ही जना है. 2 अलग अलग कर्ता लगा के देखें, योर सेंटेंस इज गोइंग टू बी टोटली वियर्ड. बच्चा पढ़ने के लिए, माता बैठती है, नॉट पॉसिबल, बच्चे को ही बैठना पड़ेगा. पद अव्यय में कन्वर्ट हो जाएगा, इट्स नॉट गोइंग टू कॉन्जुगेट एट ऑल. बड़ी भारी सुविधा है कि आपको तुमुन वाले वर्ड्स केवल एक ही स्पेलिंग में, एक ही फॉर्मेशन में मिलेंगे. उपसर्ग का होना या न होना दोनों ही
सूरत देखने को मिलेंगी, दोनों ही कंडीशंस मिलेंगी। कुछ एक नमूने देखिए यहाँ पे। हर्तुम ह्री धातु तुमन प्रत्यय हरण करने के लिए, संहर्तुम सम उपसर्ग ह्री धातु तुमन प्रत्यय संहर्तुम यानी विनाश करने के लिए, टोटल संहार करने के लिए। विहर्तुम वी प्लस ह्री प्लस तुमन घूमने फिरने के लिए, विहार करने के लिए। प्रहर्तुम प्र प्लस ह्री प्लस तुमन प्रहर्तुम अटैक करने के लिए, वार करने के लिए। अनदर धातु जी धातु तुमन प्रत्यय जी यानी जीतना, टू कॉन्कर। जेतुम जीतने के लिए, कॉन्कर करने के लिए। पराजेतुम हराने के लिए। विजेतुम अगेन जीतने के लिए। सो दिस जेतुम एंड विजेतुम मीनिंग वाइज बोथ आर सेम, द ओनली डिफरेंस इज दिस इज नॉट हैविंग अ प्रीफिक्स, दिस इज हैविंग अ प्रीफिक्स। अब ये क्या कहता है लास्ट पॉइंट, उपसर्ग होने पर प्रायः अर्थ में भेद। The thing we explained in previous प्रत्यय also in lyap also, उपसर्ग होने पर invariably the meaning is going to change. हर्तुम is something else conveying some other meaning. हरण करने के लिए, किडनैप करने के लिए। रावणः सीताम हर्तुम पंचवटीम गच्छते, रावण सीता को हरण करने के लिए पंचवटी को जाता है। लेकिन ये आपका संहर्तुम कुछ और मीनिंग हो गया, विहर्तुम कुछ और हो गया, प्रहर्तुम कुछ और हो गया। सो द मीनिंग इज चेंजिंग एंड दैट कुछ और चेंज कहां से आ रहा है, उपसर्ग से आ रहा है। सो उपसर्ग होने पर इनवेरिएबली द मीनिंग इज चेंजिंग। Many times it may not change like you saw in जेतुम and विजेतुम, meaning wise both are same, लेकिन एक में उपसर्ग नहीं है, एक में उपसर्ग है। So this is all about तुमन प्रत्यय एंड त्वा ल्यप तुमन, इन 3 प्रत्ययों के साथ आपका ये वाला वीडियो सेशन यही समाप्त होता है। इन सारे प्रत्ययों के ये जो मैंने रूल्स यहाँ एक्सप्लेन किए, इनका कंप्लीट डिटेल आपको मेरे पीडीएफ फाइल में देखने को मिलेगा। उन नोट्स को बहुत अच्छी तरह गो थ्रू करिएगा। यू विल गेट एनफ नंबर ऑफ एग्जांपल्स आल्सो इन योर पीडीएफ फाइल। काइंडली गो थ्रू द नोट्स वेरी वेल again and again, watch the video at least 2 times, 3 times, along with the notes, along with the video. You will get to understand quite clear, very clear rather. After these 2 stages, third stage होगा आपको मेरा एक assignment solve करने को मिलेगा। Kindly solve that assignment. In case you have queries, I am there to sort them out. And most probably you are going to solve it on your own. आज की मुलाकात यहीं तक। अगली मुलाकात में ग्रामर के किसी और टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।